हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडे सेशन। सो हमारे लास्ट के सेशन में हमने डिस्कस किया था हमारा जो चैप्टर नंबर 2 मॉड्यूल नंबर 2 का कुछ पार्ट, शुरुआत का पार्ट हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किए थे कुछ बैंकिंग के प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो कासा का, जनरल बैंकिंग का, सर्टिफिकेशन ऑफ बैंक एग्जीक्यूटिव का जो मॉडल 2 का शुरुआत का कुछ पार्ट हमने कल के सेशन में डिस्कशन किया था। अभी हम बचे हुए सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमने कुछ बैंकिंग के प्रोडक्ट देखे, उसमें डिटेल में कुछ प्रोडक्ट देखे, कुछ शॉर्ट में देखे कौन से बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर कोई बैंक है, अगर कोई कॉर्पोरेट बैंक है या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक है या फिर किसी भी तरह का बैंक है, तो वो कौन से अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट को, उस बारे में हमने देखा। और बाद में हमने देखा टाइप्स ऑफ लोन्स, तो सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। यहाँ तक हमारा कल के सेशन में डिस्कशन हो चुका था। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, एज ए बैंक एग्जीक्यूटिव बैंक का एक क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट भी आपको बेचना पड़ सकता है। अगर आप किसी बैंक में कामकाज करते हो तो बैंक में जो प्रोडक्ट है, तो जो उसके जो प्रोडक्ट है, जो बैंक के कोर प्रोडक्ट है, उसी के साथ साथ कुछ क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट का भी सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर हो सकती है। अगर आप किसी बैंक में एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव या फिर किसी भी तरह से एग्जीक्यूटिव काम करते हो, तो इसीलिए बेसिक सा नॉलेज आपको इंश्योरेंस सेक्टर का भी रहना चाहिए, जो भी इंश्योरेंस है। तो एक बैंक, क्योंकि उनके पास क्लाइंट बेस होता है, तो वो अपने कस्टमर्स को, वो अपने जिनके भी उनके पास सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है, उनको अलग अलग प्रोडक्ट भी बेचती है या फिर उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो उसी के कंसेप्ट में हम बेसिक समझेंगे कौन से इंश्योरेंस हो सकते हैं मार्केट में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस हम समझेंगे। सबसे पहला क्या रहेगा, सबसे पहला रहेगा जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, तो जनरल इंश्योरेंस ये कैटेगरी आएंगी जिसमें अलग अलग तरह से इंश्योरेंस के सेगमेंट रहेंगे, अलग अलग तरह से इंश्योरेंस मिलेंगे, हमें देखने को मिलेंगे। तो उसमें कौन से इंश्योरेंस रहेंगे। जनरल इंश्योरेंस मतलब अदर देन लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो उसमें आएगा हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, तो जो कि मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर हेल्थ इंश्योरेंस किसे कहेंगे, तो आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस कराया और इन केस अगर आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो उस केस में जो भी हॉस्पिटल के खर्चे रहेंगे, कोई ऑपरेशन रहेगा, मेजर कुछ बीमारी हो गई, कुछ 8-10 दिन के लिए हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा, तो उसके लिए जो भी खर्चे रहेंगे वो कहाँ से पे किए जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी से पे किए जाएंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस बोलेंगे। हमारे पास आज के डेट में हमारे पूरे फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस रहना बहुत जरूरी हो सकता है, और ये प्रोडक्ट जनरली बैंक्स के तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो हर एक बैंक का किसी ना किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से टाइप रहेगा, किसी ना किसी हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से टाइप रहेगा, जो आपको सेल करना पड़ सकता है। उसके बाद रहेगा होम इंश्योरेंस। अगर आप कोई घर परचेस करते हो, तो होम में कोई भी आग लगने का कर्षण, फायर का इंश्योरेंस या फिर अलग अलग तरह से होम इंश्योरेंस भी हम करवाते हैं। अगर आप बैंक से कोई लोन लेते हो, तो उस केस में बैंक आपका घर का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं। उसके बाद ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस, जिसमें आएगा कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये भी प्रोडक्ट बैंक की तरफ से सेल किए जाते हैं। होम ओनर्स इंश्योरेंस, अगर अगर कोई बैंक कोई ये लेता है, अगर कोई बैंक किसी को लोन देता है, तो जो लोन ले रहा है उसके लाइफ, अगर उसका अगर डेथ हो गई, तो उससे अपने उस रिस्क से अपने जो लोन है उसको सिक्योर करने की क्या दिया जाता है, होम ओनर इंश्योरेंस दिया जाता है। ठीक है, तो अगर जो भी अर्निंग मेंबर है उसको अगर कुछ हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो फिर लोन रीपेमेंट कौन करेंगे, तो उस केस में हमें काम में आएगा होम ओनर इंश्योरेंस। अगर आप लैब में काम करते हो या फिर अगर आप हाउसिंग होम लोन में काम करते हो, तो उस केस में ये इंश्योरेंस आपको सबसे ज्यादा यूजफुल हो सकता है, जो आपका इजीली सेल आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रहेगा फायर इंश्योरेंस। तो फायर से जो नुकसान होगा उससे बचने के लिए हो सकता है फायर इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग के वक्त जो भी ये होगा, अगर आप कभी ट्रेन से सफर आपने किया है और ट्रेन से सफर करते वक्त जो टिकट आप खरीदोगे, उसमें थोड़ा बहुत इंश्योरेंस का अमाउंट भी रहता है। ठीक है, तो वो बहुत नॉमिनल रहता है, 1 रुपया 1.5 रुपया, लेकिन बहुत सारे लोग जब ट्रैवल करते हैं तो उससे भी बहुत बड़ा सेल्स कंपनी को मिल सकता है। ठीक है, तो ये कुछ तरह के जनरल इंश्योरेंस हो सकते हैं। उसके बाद रहेगा लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस में कौन से आएंगे, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस प्लान अवेलेबल इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका रोल रहेगा जो भी इंश्योरेंस बेचने का, दैट इज अ लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला टर्म लाइफ इंश्योरेंस। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस में क्या मिलेगा,
सिर्फ और सिर्फ किसी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए अगर किसी की डेथ हो जाती है, किसी ने XYZ पर्सन ने कोई टर्म इंश्योरेंस निकाला, तो टर्म मतलब टाइम, जो कि किसी टाइम फ्रेम के लिए वैलिड रहेगा। तो फिर वो 1 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है। ठीक है, उसमें क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ लाइफ की गारंटी रहेंगी। ठीक है, अगर कुछ डेथ होती है तो उसी केस में आपको क्या मिलेगा, उसी केस में आपको रिफंड मिलेगा या फिर इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से रिस्क भरपाई मिलेगी। ठीक है, नुकसान भरपाई मिलेंगी अगर उस केस में अगर आपकी डेथ हो जाती है, ओनली उस केस। ठीक है, जो भी इंश्योरेंस टाइम रहेगा, जो भी इंश्योरेंस पेड का टाइम रहेगा, 1 साल, 3 साल या 5 साल, उसके बीच में ही अगर होती है तो ही आपको उसके तरफ से नुकसान भरपाई मिलेंगी। दैट इज कॉल्ड टर्म इंश्योरेंस। दूसरा रहेगा होल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो होल लाइफ इंश्योरेंस में क्या होगा, होल लाइफ इंश्योरेंस में आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट का फीचर्स भी दिखे जाएंगे। ठीक है, तो होल लाइफ इंश्योरेंस हम किसे कहेंगे, जिसमें सबसे पहले तो इंश्योरेंस किया जाएगा। ठीक है, जो भी टाइम फ्रेम है उसके उसके अंडर में अगर कुछ होता है तो उस केस में लाइफ के रिस्क को कवर करने रिस्क कवर की जाएंगी। उसी के साथ साथ थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट भी उसमें दिया जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, होल लाइफ इंश्योरेंस बोलेंगे। जैसे कि LIC हमारे इंडिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है जो होल लाइफ इंश्योरेंस देती है। उस केस में क्या प्रोवाइड करती है, वो कुछ इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट भी देती है, उसी के साथ साथ सिक्योरिटी, ठीक है, रिस्क जो रहती है लाइफ की उसकी सिक्योरिटी भी देती है। तो उस केस में क्या होगा, जब तक वो टाइम फ्रेम रहेगा 10 साल, 15 साल, 20 साल का जो भी इंश्योरेंस टाइम फ्रेम रहेगा, उसके बीच में अगर डेथ हो गई तो भी आपको जो सम एश्योर्ड है वो वापस मिल जाएगा। अगर पूरे 15 साल में अगर आपको कुछ भी नहीं हुआ, जो भी टाइम है उसमें अगर आपको कुछ भी नहीं हुआ, तो उसमें क्या बोलेंगे, जो आपने पैसा पे किया था एज अ प्रीमियम करके, उसमें कुछ इंश्योरेंस, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट बेनिफिट के साथ वो पूरा पैसा आपको वापस दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड होल लाइफ इंश्योरेंस। उसके बाद रहेगा यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। तो यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान किसमें बोलेंगे, तो हमने बोला कि जो लाइफ इंश्योरेंस रहते हैं, होल लाइफ इंश्योरेंस, उसमें क्या रहता है, इंश्योरेंस के साथ साथ कुछ इन्वेस्टमेंट बेनिफिट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में क्या किया जाएगा, जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो किससे लिंक होगा, शेयर मार्केट से लिंक होना होगा, या फिर किसी न किसी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू से लिंक। फिर वो शेयर हो सकता है, फिर वो गोल्ड हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, किस भी तरह का वो इंश्योरेंस प्लान होगा। ठीक है, तो यूनिट लिंक मतलब उसमें इंश्योरेंस प्लान तो रहेगा, इंश्योरेंस रिस्क तो कवर होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ जो इन्वेस्टमेंट बेनिफिट आपको मिलेंगे, वो इन्वेस्टमेंट बेनिफिट किसी न किसी मार्केट के साथ डिपेंड होगा। तो जनरली शेयर मार्केट रहता है, तो जो भी पैसा आपका इन्वेस्ट होगा वो कहाँ पर होगा, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होगा, उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलेंगे। उसके बाद पेंशन प्लान। तो पेंशन प्लान भी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी एज ए रिटायरमेंट प्लान करके बेचते हैं। तो वो उस केस में भी पेंशन प्लान या फिर रिटायरमेंट प्लान के भी कुछ इंश्योरेंस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वो भी इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में आता है। उसके बाद इंडोमेंट प्लान। तो इंडोमेंट प्लान इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। तो वहां पर भी आप वो भी प्रोडक्ट हो सकते हैं इंश्योरेंस के। ठीक है, तो ये भी सारे। उसके बाद चाइल्ड एजुकेशन प्लान। ठीक है, चाइल्ड प्लान फॉर एजुकेशन। तो चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए, तो अगर आप इंश्योरेंस फील्ड में कामकाज करोगे तो ये सारा नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, या फिर किसी बैंक में अगर कामकाज करते हो तो वो भी ये सारे प्लान आपको बेचना पड़ सकता। ठीक है, उसके बाद रहेंगे अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसके अलावा कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो एज अ बैंक एग्जीक्यूटिव, बैंक में अगर आप काम करते हो, किसी भी सेल्स टीम में अगर काम करते हो, किसी भी फाइनेंशियल कंपनी में काम करते हो, तो कौन से और प्रोडक्ट का नॉलेज आपके पास रहना चाहिए, कौन से अदर प्रोडक्ट आपको बेचना पड़ सकता है एज अ बैंक एग्जीक्यूटिव करके। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला क्या रहेगा, सबसे पहला रहेगा म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो जो बैंक प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है वो सबसे पहले हमने कल के सेशन में डिस्कशन किया, दैट इज अ सेविंग बैंक अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट, उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है और जो भी सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करती है वो हमने डिस्कस किए। उसके बाद क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट, एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव करके आपको आपकी सैलरी जस्टिफाई करना पड़ेगा, या फिर आपका जो जॉब का पार्ट रहेगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी क्लाइंट बेस है, जिसके आपने करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट ओपन किए हैं, वो क्लाइंट बेस आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, उनको ही आप क्या कर सकते हो, ये क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट बेच सकते हो। तो उसमें सबसे पहले आपने क्या देखा, इंश्योरेंस देखा। दूसरा देखा हमने म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड एक तरह का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आज के डेट में बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड का पूरा इंडस्ट्री है। तो एज अ बैंक एग्जीक्यूटिव करके, बैंक एग्जीक्यूटिव, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव करके आप म्यूचुअल फंड भी बेच सकते। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में अगर आपको सेल्स करना है तो उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट पास करना जरूरी पड़ेगा, जो हमारे इसी प्रोडक्ट में हम दे रहे हैं।
इसी जो यही जो पैकेज है उसमें ही आपको वो मिलेगा, वो आपको सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा, तो आपको जॉब मिलने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास बैंकिंग सेक्टर मॉड्यूल जो हमारा इसी सेगमेंट का पार्ट है, और उसके बाद जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेशन जो भी इसी सेक्टर का पार्ट है, ये 2 सर्टिफिकेट पे आपको इजीली जॉब मिल जाएगा, और उसके बाद आपको म्यूचुअल फंड भी सेलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद रहेगा डीमैट अकाउंट। तो अदर जो क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट रहते हैं, अगर अगर आप मान लीजिए एचडीएफसी बैंक में और अकाउंट ओपन करते हो, तो एचडीएफसी बैंक में जॉब करते हो सकता है कि एचडीएफसी सिक्योरिटी का आपको डीमैट अकाउंट भेजना पड़े। ठीक है, तो डीमैट अकाउंट की सर्विसेज भी एचडीएफसी की सब्सिडरी कंपनी प्रोवाइड करती है, तो उसके भी प्रोडक्ट एचडीएफसी के सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑफर करते हैं, तो यू कैन सेल द डीमैट अकाउंट ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद पीएमएस, दैट इज अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, दैट इज वन ऑफ द एडिशनल प्रोडक्ट जो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑफर कर सकता है अपने क्लाइंट को। ठीक है, तो अगर आपने किसी क्लाइंट के का अगर करंट अकाउंट ओपन किए, तो उसको आप बोल सकते हो कि आपको जो भी प्रोडक्ट लग चाहिए सारे के सारे प्रोडक्ट हम प्रोवाइड करेंगे, और वो इजीली आप वहां पर उसके जितना अच्छा रिलेशन बनाओगे उतने ही अच्छे तरीके से आप उसको मल्टीपल प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये सर्विसेज भी किसके तरफ से प्रोवाइड की जाती है? ये सर्विसेज भी एक एग्जीक्यूटिव की तरफ से, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की तरफ से प्रोवाइड की जा सकती है। उसके बाद फिक्स मैच्योरिटी प्लान। ठीक है, फिक्स मैच्योरिटी प्लान, फिक्स मैच्योरिटी प्लान भी एक प्रोडक्ट हो सकता है जो प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, फिक्स मैच्योरिटी प्लान। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, तो फिक्स डिपॉजिट इज अ बैंकिंग कोर बैंकिंग प्रोडक्ट, दैट इज आल्सो सर्विसेज प्रोवाइड बाय द बैंक्स। उसके बाद बॉन्ड्स। ठीक है, जो भी बॉन्ड गवर्नमेंट की तरफ से इशू किए जाते हैं, या फिर अलग अलग प्राइवेट कंपनी की तरफ से इशू किए जा सकते हैं, वो सारे बॉन्ड्स में आप प्रोवाइड कर सकते हो किसी अपने क्लाइंट को। उसके बाद आईपीओस। तो आईपीओस, जो भी आईपीओस डीमैट अकाउंट आपके पास होंगे उनके थ्रू आप उसको आईपीओस में भी इन्वेस्टमेंट करा सकते हो, उसी के साथ साथ एनएफओस। ठीक है, तो एज अ क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट करके ये सारे प्रोडक्ट भी हम हमारे क्लाइंट्स को, जिनके भी हम सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट ओपन करेंगे, उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसके जरिए हम हमारा सेल्स टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो ठीक है, तो दीज आर द अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स विच जो कि कोई भी बैंक या फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव अपने बैंक के या फिर बैंक का जिसके साथ टाइप होगा, या फिर बैंक की जो सब्सिडरी कंपनी रहेंगी। ठीक है, तो अगर कोटक महिंद्रा की बात करते हैं, कोटक बैंक की बात करते हैं, तो कोटक बैंक का भी ब्रोकरिंग बिजनेस है, म्यूचुअल फंड बिजनेस है, पीएमएस बिजनेस है, आईपीओस भी वो कामकाज करते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर आप एचडीएफसी की बात करो तो एचडीएफसी का भी अपना पूरा का पूरा प्रोफाइल है। आईसीआईसी की बात करो तो आईसीआईसी डायरेक्ट अवेलेबल है, आईसीआईसी पीएमएस अवेलेबल है, तो उनके ही सारे के सारे प्रोडक्ट आईसीआईसी म्यूचुअल फंड अवेलेबल है। ठीक है, तो आईसीआई किसी भी बैंक में जब आप कोई एग्जीक्यूटिव करके काम करते हो, तो वहां पर आपको सारे तरह के प्रोडक्ट सेल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, जिससे आप अपने करियर में वहां से अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर सम अदर प्रोडक्ट जो कि एक बैंक अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज जो आपको एज अ बैंक एग्जीक्यूटिव करके काम करते वक्त बहुत ज्यादा यूजफुल आ सकती है। ठीक है, तो वो कौन सी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एनईएफटी, दैट इज अ फंड ट्रांसफर। ठीक है, किस तरह से हम फंड ट्रांसफर करेंगे, उसको उसका एक जरिया, दैट इज एनईएफटी। ठीक है, उसके बाद लिंक अकाउंट। लिंक अकाउंट मतलब जो आपका किसी बैंक अकाउंट से लिंक होगा, या फिर जो भी आपका मल्टीपल अकाउंट होंगे वो एक में से लिंक होंगे। ठीक है, या फिर जो आपके डीमैट अकाउंट से लिंक होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लिंक अकाउंट बोलेंगे। उसके बाद रहेगा बेस रेट। अब बेस रेट मतलब क्या होगा? बेस रेट मतलब जो कि लोन प्रोवाइड करता है, अगर बैंक अगर किसी अपने एग्जीक्यूटिव को क्लाइंट्स को लोन प्रोवाइड करता है, तो उस केस में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया हुआ स्टार्टिंग रेट है, मिनिमम रेट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से तरफ से बताया गया है पैसे लीड करने के लिए, मनी लीड करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, बेस रेट बोलेंगे। ठीक है, तो बेस रेट से कम दाम से आप किसी को भी लोन नहीं प्रोवाइड कर सकते, दैट इज कॉल्ड बेस रेट। तो बेस रेट इज प्रोवाइडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किस अमाउंट में, किस मिनिमम इंटरेस्ट रेट पर आप लोगों को पैसे लीड कर सकते हो, पैसे दे सकते हो, दैट इज कॉल्ड बेस रेट। ठीक है, उसके बाद बैलेंस ट्रांसफर। बैलेंस ट्रांसफर भी एक तरह का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर किसी का कोई एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है, मान लीजिए कोई एक्सवाइजेड पर्सन है, उस एक्सवाइजेड पर्सन का होम लोन जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में चल रहा है, ठीक है, या फिर पीएनबी हाउसिंग में चल रहा है,
ठीक है। पीएनबी हाउसिंग में जो उसका इंटरेस्ट रेट है वो 10% का है, ठीक है, और 10% के इंटरेस्ट रेट से वो उसका वो होम लोन चल रहा है। वो चाहता है कि मुझे ये एचडीएफसी का जो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज्यादा पड़ रहा है, तो क्यों ना मैं मेरे लोन को एचडीएफसी में ट्रांसफर कर दूं, ठीक है। तो वो एचडीएफसी के पास गया, एचडीएफसी को बोला ऐसा ऐसा होम लोन मेरा चल रहा है, मैंने पूरे ऑन टाइम पेमेंट किया है और मेरा इतना इतना सैलरी है, तो एचडीएफसी उसको क्या प्रोवाइड कर सकता है, बैलेंस ट्रांसफर प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो एचडीएफसी क्या करेगा, एचडीएफसी उसको पूरा का पूरा पीएनबी को पेमेंट कर देगा, और जो पीएनबी का लोन है, जो भी मॉर्गेज है, वो एचडीएफसी पे ट्रांसफर कर लेगा, तो वो कम उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस ट्रांसफर, ठीक है। तो कुछ उसने 25 लाख का घर, XYZ जो हमारा पर्सन है, उसने 25 लाख का लोन लिया था, ठीक है, और उसमें से उसने 5 लाख रुपए पे कर लिया, बचा कितना, 20 लाख रुपए, जो वहां पे उसको इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है वो 11% का पड़ रहा है, उसने वो पूरा का पूरा लोन कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, जो 20 लाख का, एचडीएफसी बैंक में ट्रांसफर कर दिया। तो अभी उसको इंटरेस्ट रेट क्या पड़ेगा, जो भी एचडीएफसी का इंटरेस्ट रेट रहेगा, हो सकता है 8.5 या 9%, ठीक है। दैट इज कॉल्ड बैलेंस ट्रांसफर। तो बैलेंस ट्रांसफर भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपको बैलेंस ट्रांसफर के कस्टमर मिलते हैं तो दैट इज अ रेडीमेड कस्टमर, ठीक है, जिनका लोन केस भी ऑटोमेटिकली अच्छे तरीके से पास हो जाएगा, सारे डॉक्यूमेंटेशन उनके पास ऑलरेडी रहेंगे, और वो इजीली आपसे कम इंटरेस्ट रेट ऑफर करने के बाद मान भी जाएंगे आपके पास ये करने के लिए, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा हमारा कैशबैक। तो कैशबैक जो भी हम स्पेंड करेंगे उसके अगेंस्ट में जो हमें रिवॉर्ड मिलेंगे उसको हम बोलेंगे कैशबैक। कैशबैक अभी बहुत तरफ से फेमस है, ठीक है। तो जो भी हम किसी स्पेसिफिक कंपनी के साथ या फिर किसी स्पेसिफिक ऐप पर अगर कुछ एक्सपेंसेस करते हैं तो उस केस में हमें कैशबैक मिलता है, दैट इज कॉल्ड कैशबैक, दैट इज अ रिवॉर्ड्स, ठीक है। उसके बाद रहेंगे क्रेडिट हिस्ट्री, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ फॉर द लोन। अगर आपको लोन्स में कामकाज करना है या बैंकिंग में कामकाज करना है तो दैट इज कॉल्ड, उसके लिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट दैट इज द क्रेडिट हिस्ट्री, ठीक है। अब जो एक XYZ पर्सन है, उसने आज तक के जितने भी लोन लिए हैं, फिर चाहे वो एक्सिस बैंक से लिया हो, आईसीआईसीआई बैंक से लिया हो, एसबीआई से लिया हो, पीएनबी हाउसिंग से लिया हो, मुथूट फाइनेंस से लिया हो, या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया हो, ठीक है, वो चाहे बैंक हो या फिर एनबीएफसी हो, जो भी उसकी रीपेमेंट हिस्ट्री है, बैंक क्या करेंगी, उसको एक सिबिल के रिकॉर्ड में, एक सिबिल करके कंपनी है, उस जो भी उसका जिस भी तरह से उसने पेमेंट किया है, नहीं किया है, टाइम पर पेमेंट किया है, लेट किया है, या फिर 1 महीने में पेमेंट नहीं किया, उसके बाद 2 महीने में के बाद पूरा का पूरा पेमेंट किया, तो जो भी उसके लोन के सारे रिकॉर्ड्स है, वो एक सेंट्रलाइज डाटाबेस करके कंपनी है सिबिल, उसमें डालती है, जो कि उसको 300 से लेके तो 900 के बीच में एक नंबर इशू करती है, उसको हम क्या बोलेंगे, सिबिल स्कोर बोलेंगे, ठीक है। तो लोन लेके वक्त ये सिबिल स्कोर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसका सिबिल स्कोर अच्छा रहेगा उसको कम दाम से, कम इंटरेस्ट रेट से लोन मिल जाएगा, बेहतर लोन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी की सिबिल स्कोर खराब है, मतलब क्रेडिट हिस्ट्री खराब है, तो उस केस में क्या मिलेगा, उसको इजीली लोन अवाइल नहीं, ठीक है। तो सिबिल क्रेडिट हिस्ट्री हम कैसे कहेंगे, सिबिल स्कोर को हम क्रेडिट हिस्ट्री कहेंगे, जिसमें क्या किया जाएगा, एक इंडिविजुअल पर्सन ने पूरे उसके लाइफ स्पैन में जितने भी फाइनेंशियल कंपनी से लोन लिया है, वो सारा लोन का पूरा हिस्ट्री, ठीक है, जितने भी रिकॉर्ड्स है, वो कंपनी को उसके लोन देने वाली कंपनी को सिबिल को देना कंपलसरी है। वो अगर उसको देता है तो वो सिबिल का पूरा रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। अगर आपने कोई लोन लिया है, वो लोन अगर आपने उसमें से एक आधी इंस्टॉलमेंट नहीं पे की और वो डिफॉल्ट घोषित हो गया, ठीक है, तो उसके वजह से आने वाले 20 साल के बाद भी आपको कोई लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। और स्पेशली ये प्रॉब्लम आता है होम लोन्स के केस, ठीक है। तो 20 साल पहले मैंने कोई बाइक खरीदी थी, उसकी एक इंस्टॉलमेंट मैंने पे ही नहीं की, सेटलमेंट कर लिया तो वो डिफॉल्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद 20 साल के बाद अगर मैं किसी बैंक में जाऊंगा कि मुझे आपसे होम लोन लेना है, तो वो मेरा वो 20 साल पहले का रिकॉर्ड निकालेंगे, ठीक है, कि ये लोन पे आपके डिफॉल्ट क्यों किया आप, ठीक है। तो कभी कभी पेमेंट किया हुआ रहता है कस्टमर ने, लेकिन वो उधर अपडेट नहीं किया, तो उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो क्रेडिट हिस्ट्री इज अ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, अगर आप लोन सेगमेंट में कामकाज करते हो तो क्रेडिट हिस्ट्री अगर अच्छी है तो लोन आपको इजीली मिल जाएंगे, अगर क्रेडिट हिस्ट्री खराब है तो फिर लोन ज्यादा महंगे दाम से चार्ज किए जाएंगे, ठीक है। तो क्रेडिट हिस्ट्री अगर अच्छी है, क्रेडिट स्कोर अगर अच्छा है, तो उसको कम इंटरेस्ट रेट से भी लोन चार्ज किया जा सकता है।
और क्रेडिट हिस्ट्री खराब है तो फिर उसको 10%, 10.5%, 11% का भी इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, दैट इज अ क्रेडिट हिस्ट्री या फिर सिविल स्कोर। ठीक है, उसके बाद कोलिटरल, तो लोन लेते वक्त जो भी हम गिरवी रखेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिटरल बोलेंगे। ठीक है, तो कोलिटरल में क्या दे सकता, मैं मेरा घर कोलिटरल दे सकता, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी का कोलिटरल दे सकता, शेयर्स, इंश्योरेंस पॉलिसी, म्यूचुअल फंड, तो सब कुछ मैं कोलिटरल करके दे सकता। उसके बाद रहेगा डॉक्यूमेंटेशन फी। तो लोन के केस में डॉक्यूमेंटेशन फी किसके केस में रहेंगी, लोन के केस में रहेंगी। डॉक्यूमेंटेशन मतलब लोन के प्रोसेसिंग करने के लिए, लोन के जो भी डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है नहीं है। सिविल की फी भी पे करता है, जो भी सिविल स्कोर लिया जाता है, बनाया जाता है, उसकी भी फी पे करना पड़ता है। तो लोन की प्रोसेसिंग फी या फिर डॉक्यूमेंटेशन फी हम किसे कहेंगे, जो भी लोन लेते वक्त प्रोसेसिंग फी लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग फी बोलेंगे। उसके बाद फिक्स रेट, फिक्स रेट वो रेट रहेगा जो कि किसी लोन पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो लोन अगर प्रोवाइड करना है तो वो दो तरह के लोन हो सकता है, एक फिक्स रेट या फिर फिक्सिबल रेट। ठीक है, तो फिक्स रेट क्या रहेगा, जो आप जहां पर सिर्फ और सिर्फ जो रेट रहेगा वो फिक्स रहेगा, उस लोन को हम क्या बोलेंगे, फिक्स रेट लोन बोलेंगे। फ्लोटिंग रेट हम किसे बोलेंगे, जो एज पर आरबीआई का रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से, आरबीआई का जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट रहेगा उसके हिसाब से जो चेंज होता रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग रेट बोलेंगे। ठीक है, तो फ्लोटिंग रेट जनरली कौन से केस में रहता है, फ्लोटिंग रेट जो जनरली जो बैंक के जो होम लोन्स है, जो लॉन्ग टर्म के लोन्स है, होम लोन्स, लैब, बैलेंस ट्रांसफर, उसके बाद जो 10 साल 15 साल के लिए जो लोन दिए जाते हैं वो कौन किससे रहेंगे, फ्लोटिंग रेट से रहेंगे। और जो पर्सनल लोन रहेंगे, ठीक है, पर्सनल लोन, कैश लोन, ठीक है, जो अनसिक्योर्ड लोन रहेंगे वो किससे रहेंगे, वो फिक्स रेट से रहेंगे। ठीक है, तो फिक्स रेट से क्या किया जाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का उतना इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा उस केस में। और फ्लोटिंग रेट में क्या करेंगे, किया जाएगा जो भी मंथली रिड्यूसिंग में वो चार्ज किया जाएगा, और वो एज पर आरबीआई पॉलिसी जो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट चेंज होते रहेंगे उसके हिसाब से वो चेंज होते रहेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग रेट बोलेंगे। उसके बाद एनईएफटी के बारे में हमने डिस्कस किया, लिंक अकाउंट के बारे में डिस्कस किया, बेस रेट के बारे में डिस्कस किया। दिस इज द मिनिमम रेट एट विच बैंक कैन लीड टू द कस्टमर, इट कैन नॉट बी लीड बिलो द बेस रेट। ठीक है, जैसे कि हमने बोला कि बेस रेट क्या रहेगा, जो भी रेट से मिनिमम कस्टमर्स को मिनिमम जो रेट जिसके बेस से कस्टमर को पैसे लीड किए जाएंगे उससे कम इंटरेस्ट रेट किसी लोन पर चार्ज नहीं किया जा सकता, उसको हम क्या बोलेंगे, बेस रेट बोलेंगे। उसके बाद बैलेंस ट्रांसफर, ये भी हमने डिस्कस किया है। दिस इज द क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑप्शन फॉर द पीपल यूजिंग द मोर वन क्रेडिट कार्ड, लाइक द नेम सजेस्ट बैलेंस ट्रांसफर। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड के केस में भी हम बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं, होम लोन के केस में भी बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं, उसी के साथ साथ जो भी बाकी लोन है उसके केस में भी हम बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का मेंशन किया हुआ है, उसी के साथ साथ होम लोन का भी बैलेंस ट्रांसफर हो सकता है, और उसी के साथ साथ अगर लैप है, कोई दूसरा लोन है, कार लोन है, उसका भी हम बचा हुआ बैलेंस किसी और बैंक को ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद कैशबैक, कैशबैक हम किसे कहेंगे, कैशबैक इज अ ऑफर प्रोवाइडेड primarily by the credit card companies other where they offer some amount of a money back को कार्ड होल्डर। ठीक है, तो मैंने कुछ कहीं पर स्पेंड किया, या तो मैं क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर सकता हूँ, या फिर मैं कार्ड से स्पेंड कर सकता हूँ, या फिर मैं अभी ऐप से, जो पेटीएम ऐप है उसने भी बहुत सारे कैशबैक दिए हैं कब अपने इसमें। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, कैशबैक बोलेंगे। इसके बाद क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट हिस्ट्री इज द पास्ट बिहेवियर पैटर्न ऑफ द कस्टमर विथ रिगार्ड्स टू द लोन। ठीक है, पास्ट बिहेवियर मतलब जो भी उसकी हिस्ट्री जोग्राफी रहेंगी, किस तरह से उसने रिपेमेंट की है। क्रेडिट ब्यूरो विल कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फॉर द कस्टमर एंड ट्रांजैक्ट इनटू द नंबर बिटवीन 300 से 900। तो क्रेडिट हिस्ट्री क्या रहेगा, क्रेडिट हिस्ट्री 300 से लेके तो 900 तक का एक नंबर रहेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, सिबिल स्कोर बोलेंगे। दिस इज नोन एज अ यूर क्रेडिट स्कोर, एंड हायर द क्रेडिट स्कोर the better your chance are avail a loan or a credit card। ठीक है, तो जितना अच्छा आपका क्रेडिट स्कोर रहेगा, 300 से 900 के बीच में एक नंबर रहेगा, वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री शो करेगा। जितना ज्यादा आपका नंबर रहेगा उतने इजीली आपको लोन मिल जाएगा या फिर क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, दैट इज अ क्रेडिट स्कोर। ये सारे आपको टर्मिनोलॉजी आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं कि भाई क्रेडिट स्कोर क्या होता है, ठीक है, या फिर सिबिल स्कोर क्या होता है, कितना सिबिल स्कोर हो सकता है, तो मिनिमम 300, मैक्सिमम 900। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद कोलिटरल के बारे में डिस्कस किया, जिसके एक्सचेंज में हमें लोन मिलेगा। एनी सिक्योरिटी प्रोवाइडेड टू द बैंक टू इन एक्सचेंज फॉर अ लोन इज नोन एज अ कोलिटरल। ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन फी या फिर प्रोसेसिंग फी। बिफोर लीडिंग मनी, लीडर्स हैव टू यूज द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ द कस्टमर। कस्टमर विल यूजुअली बी चार्ज फॉर दिस सर्विस, ऑल्सो नोन एज द डॉक्यूमेंटेशन फी। ठीक है। तो जो हम लोन कस्टमर को दे रहे हैं, उसकी वर्दीनेस चेक करने के लिए, उसके डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए, उसकी एबिलिटी चेक करने के लिए जो प्रोसेस रहेंगी, उसके प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग फी बोलेंगे या फिर डॉक्यूमेंटेशन फी बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद रहेगा फिक्स रेट। फिक्स रेट इज अ व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अ लोन रिमेन स्टैंडर्ड थ्रू आउट द इंटायर टेन्योर। ठीक है। फ्लोटिंग रेट हम किसे कहेंगे, अपोजिट द फिक्स रेट, जिसमें क्या रहेगा, फ्लोटिंग रेट द इंटरेस्ट आर इंटरेस्ट रेट एज दैट चेंजिंग ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द लोन। तो रिजर्व बैंक ने रेपो रेट कम कर दिया या ज्यादा कर दिया, उसके हिसाब से वो फ्लोटिंग रहेगा, चेंज होता रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग रेट बोलेंगे। उसके बाद रहेगा अदर टर्मिनोलॉजीज, एमआईसीआर कोड। तो एमआईसीआर कोड क्या रहेगा, किसी ब्रांच का कोई स्पेसिफिक नंबर रहेगा। ठीक है। तो एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड, ये क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, किसी बैंक का अपना एक ये रहेगा। तो आईएफएससी कोड से हमें क्या समझेंगे, आईएफएससी कोड या फिर एमआईसीआर कोड। ठीक है। अगर आपको किसी को भी बैंक स्टेटमेंट देना, बैंक का फ्रंट पेज देना है या फिर चेक देना है, या फिर आपका बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना है, आपके बैंक अकाउंट में कहीं से अगर पैसे ट्रांसफर आ रहे हैं, तो उसको आपको 4 चीजें देना पड़ता है। सबसे पहले आपका नाम, अकाउंट नंबर, टाइप ऑफ अकाउंट, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड। ठीक है। तो आपका नाम, क्या सचमुच आपका ये अकाउंट है, ये वेरीफाई करने के क्या लगेगा, आपका नाम लगेगा। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर लगेगा। ठीक है। उसके बाद क्या लगेगा, अगर किसी को पैसा ट्रांसफर करना है तो सबसे पहले अकाउंट नंबर लगेगा, नाम तो वेरीफाई करने का लगेगा कि आपका ही वो अकाउंट है। दूसरा सबसे पहला क्या रहेगा, अकाउंट नंबर रहेगा। दूसरा लगेगा कि आईएफएससी कोड लगेगा, उस पे क्या पता चलेगा कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो कौन से बैंक में है। ठीक है। और कौन से बैंक के कौन से ब्रांच में है। तो मेरा अकाउंट कहाँ पर है, मेरा अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में। कौन से ब्रांच में है, अमरावती के ब्रांच में। ठीक है। लेकिन अमरावती में 4 एचडीएफसी के बैंक है, तो फिर अमरावती के कौन से एचडीएफसी बैंक में, उसके लिए क्या लगेगा, एमआईसीआर कोड। ठीक है। तो मेरा अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है, वो कहाँ से पता चलेगा, आईएफएससी कोड से पता चलेगा। उसके बाद अमरावती कौन से सिटी में है, कौन से सिटी के बैंक में है, दैट इज अमरावती, वो भी कहाँ से पता चलेगा, आईएफएससी कोड से पता चलेगा। लेकिन अमरावती में 4 ब्रांचेस है, तो फिर जो कौन सा ब्रांच में मेरा अकाउंट है वो कहाँ से पता चलेगा, दिस एमआईसीआर कोड से पता चलेगा। ठीक है। तो आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड, अकाउंट टाइप। तो अकाउंट टाइप क्या होगा, सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। ठीक है। उसके बाद रहेगा नो फील्स अकाउंट। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, जीरो अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट में नो फील्स अकाउंट। ठीक है। जीरो बैलेंस अकाउंट या फिर सैलरी अकाउंट, या फिर जो बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है उस तरह का अकाउंट, उसको हम क्या बोलेंगे, नो फील्स अकाउंट, मतलब जीरो बैलेंस अकाउंट, इसमें कोई मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ईसीएस, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो अगर कोई लोन लेता है, तो लोन की ईएमआई आज के डेट में उसके बैंक से ऑटोमेटिकली कट जाती है। ठीक है। तो किस तरह से कटती है, वो ईसीएस से कटती है। ठीक है। आप अपने बैंक को, अब मान लीजिए मैंने कोई लोन लिया एचडीएफसी बैंक से, तो एचडीएफसी बैंक की जो मेरी हर मंथ की ईएमआई मैं पे करूंगा। ठीक है। मेरे को हर महीना ईएमआई पे करना पड़ेगा अगर मैंने लोन लिया तो उस केस में। तो वो ईएमआई मेरी कहाँ से कहाँ क्या करना पड़ेगा, मुझे बैंक में जाना पड़ेगा हर महीने वो ईएमआई पे करने के लिए। तो उससे दूसरा बेहतर ऑप्शन है, दैट इज ईसीएस या फिर नेच। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एचडीएफसी को एक फॉर्म साइन करके दूंगा, वो एचडीएफसी मेरे बैंक में सबमिट करेगा। मेरा बैंक का अकाउंट कहाँ पर है, एसबीआई में। ठीक है। तो वो ईसीएस फॉर्म साइन में करके दूंगा, या फिर नेच माइंडेड बोला जाता है। पहले ईसीएस पहले रहता था, अभी नेच माइंडेड से काम काज होता है। तो एक बैंक फॉर्म साइन करके मैं दे दूंगा, उसके साथ एक कैंसिल चेक दे दूंगा। वो एचडीएफसी बैंक किसको रिप्रेजेंट करेगा, मेरे एसबीआई को रिप्रेजेंट करेगा कि इस पर्सन ने हमारे से इतना इतना लोन लिया है, उसके अगेंस्ट में आप हर महीने इसके बैंक में से इतने पैसे विड्रॉल कर लेते जाओ और मुझे ट्रांसफर कर देते जाओ। दैट इज कॉल्ड ईसीएस सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो क्या होगा, बैंक, जो मेरा बैंक है, मेरा बैंक कौन सा है, मेरा बैंक एसबीआई है। तो एसबीआई मेरे अकाउंट से हर महीने 25,000 रुपए डिडक्ट कर लेगा और एचडीएफसी को पे कर देगा। ठीक है। तो मैंने लोन कहाँ से लिया, मैंने लोन लिया एचडीएफसी बैंक से।
मुझे एचडीएफसी बैंक में कभी भी जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मेरा एसबीआई में पैसे जमा रहते ही है, मेरी जो सैलरी आती है वो एसबीआई में आती है, या फिर मैं जो भी बिजनेस करता हूँ वो भी एसबीआई में, उसका भी पैसा मैं एसबीआई में डिपॉजिट करता हूँ। तो मुझे बस मेरे बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करना है, या फिर किसी कहीं से मेरी सैलरी आएंगी वो ऑटोमेटिकली उसी बैंक अकाउंट में आएंगी, ठीक है। तो वहां पर ऑटोमेटिकली आएंगी, एचडीएफसी उसमें से पैसे ऑटोमेटिकली काट लेंगे हर महीने जो भी मेरा ईएमआई है, ठीक है। तो आज के डेट में जो ईएमआई कटते हैं लोन के, या फिर म्यूचुअल फंड के जो एसआईपी करते हैं, वो एसआईपी वो सारे के सारे पहले ईसीएस से होते थे, अभी नेच माइंडेड यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक सर्विस करके कुछ है, तो नेच माइंडेड अभी के डेट में चल रहा है। ईसीएस भी शुरू है, तो कोई बैंकिंग ईसीएस करता है, कोई नेच माइंडेड से करता है, ठीक है। तो ये काम पहले किससे चलता था, पहले ईसीएस और नेच माइंडेड आने से पहले ये चेक से दिया जाता, ठीक है। तो मुझे मेरे जहां से मैं लोन लूंगा वहां पर मैं बहुत सारे चेक्स दे सकता था पोस्ट डेटेड, और उसके जरिए कामकाज करता था। प्रोसेसिंग फी के बारे में हमने डिस्कशन किया। आरटीजीएस वन ऑफ द टाइप ऑफ ट्रांसफरिंग द मनी, दैट इज अ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। आरटीजीएस इज अ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट से मैं क्या कर सकता हूँ, किसी को पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ, दैट इज अ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। उसके बाद केवाईसी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो 100% आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ठीक है। तो केवाईसी मतलब क्या, ठीक है। अगर मेरा कोई बैंक अकाउंट है, तो आज के डेट में सभी, अगर आपका किसी गवर्नमेंट बैंक में बैंक अकाउंट है तो भी आपको केवाईसी करना क्या है, कंपलसरी। केवाईसी का लॉन्ग फॉर्म है नो योर क्लाइंट, ठीक है। तो नो योर क्लाइंट क्या रहेगा, केवाईसी आपका रजिस्टर होगा केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी में, जिसको हम कहेंगे केआरए, ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, केआरए, दैट इज अ केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी। तो आपकी जो बेसिक डिटेल है, मतलब आपका नाम, आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, और कुछ बेसिक सी जानकारी आपको केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी मतलब केआरए के सेंट्रलाइज डाटाबेस में सेव करना है, दैट इज कॉल्ड योर केवाईसी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आज के डेट में आपको कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज अवाइल करना है, इवन बैंक अकाउंट भी अवाइल करना है, तो आपको क्या करना जरूरी है, केवाईसी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, केवाईसी रजिस्ट्रेशन के सिवा आप कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज अवाइल नहीं कर सकते, ठीक है। तो केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी का काम क्या है, कि जो भी कस्टमर्स है उसका जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस ट्रांजैक्शन कौन कर रहा है उस पर्सन का आइडेंटिफिकेशन करना, ठीक है। अगर आपने 5 करोड़ रुपए किसी को ट्रांसफर कर दिए, तो आपकी सारी डिटेल सभी इंटिटी को इजीली आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, और आपने जिसको किए उसके भी सारे डिटेल इजीली आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। इसलिए आपको क्या करना है, आपका जो भी आधार कार्ड है या पैन कार्ड है, अपने अकाउंट से लिंक करना है, अपना सारा डाटाबेस सेंट्रलाइज केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी के पास सेव करने को हम बोलेंगे केवाईसी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो केवाईसी का नाम क्या है, नो यूर क्लाइंट। पर्पस क्या है, कि जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, छोटा है बड़ा है इससे कोई मतलब नहीं, जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो ट्रांजैक्शन किसका है ये आइडेंटिफाई कर, ठीक है। तो फ्रॉड्स ना हो, कुछ अनलीगल चीजें ना हो, कुछ इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, उसको मेंटेन करने के लिए केवाईसी रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी हो सकता है, ठीक है। तो केवाईसी का पर्पस क्या रहेगा, केवाईसी का लॉन्ग फॉर्म आपको 100% पूछा जाएगा। कहाँ पर वो किया जाता है, तो केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी की तरफ से वो किया जाता है। और अगर आपको कोई भी, अगर आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है, आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है, आपको म्यूचुअल फंड निकालना है, तो भी आपको केवाईसी रजिस्ट्रेशन करना क्या है, जरूरी रहेगा। उसके अलावा दूसरा जो रहेगा, दैट इज नेक्स्ट जो कंसेप्ट रहेगा, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हम क्या किसे कहेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब जहां पर आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा। आपने स्कूल लाइफ में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सीखा हुआ है। तो जो भी आपके लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो किससे रहेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट से रहेंगे। जो भी आपको एफडी में लोन इंटरेस्ट मिलेगा वो भी कौन सा इंटरेस्ट रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा। जो भी बैंक में सेविंग अकाउंट रहेगा उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी कौन सा मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है। तो अगर आप एफडी करते हो, लोन लेते हो, या किसी भी तरह का प्रोडक्ट करते हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा रिटर्न एटम फी। अब रिटर्न एटम फी का एक हम किसे बोलेंगे, तो मान लीजिए आपने किसी को चेक साइन करके दे दिया, ठीक है। तो मैंने मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपए का चेक साइन कर दिया है रमेश के नाम से, 10 तारीख को, 10 तारीख उसमें मेंशन थी। 10 तारीख को रमेश मेरे बैंक में गया,
उसने मेरे बैंक को बोला कि ये इस पर्सन ने मुझे चेक दिया है, ये आप चेक लीजिए, मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए, और उस दिन मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, चेक बाउंस हो जाएगा। ठीक है। या फिर ईसीएस के केस में मेरी जो मंथली ईएमआई कटती है वो कटती है 20 तारीख को। ठीक है। और 20 तारीख को मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो क्या करेंगी, जो मेरी एसबीआई है वो मुझे चार्जेस चार्ज करेगी, दैट इज कॉल्ड रिटर्न अटेम्प्ट। कि जो भी मैंने कमिटमेंट करके रखा था, जो भी मैंने चेक दिया था, उसका मैंने हॉनर नहीं किया, तो क्या हो गया, चेक बाउंस हो गया, या फिर ईसीएस बाउंस हो गया, या फिर नेच बाउंस हो गया। तो उसके अगेंस्ट में मुझे 250, 300, 500, 700, 750 के आसपास चार्जेस चार्ज करने पड़ते हैं, फी चार्ज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रिटर्न अटेम्प्ट। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिटर्न अटेम्प्ट फी बोलेंगे, जो मुझे मेरे बैंक चार्ज करेंगे। ठीक है। तो कितने हो सकते हैं, किसी बैंक में वो 100 भी हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं, या फिर 500 हो सकते हैं, एज पर जिस टाइप का आपका अकाउंट है उस टाइप से वो हो सकते हैं। दैट इज कॉल्ड रिटर्न अटेम्प्ट। तो चेक बाउंस, ईसीएस बाउंस, नेच माइंडेड बाउंस, किसी भी तरह का अगर बाउंस हो गया तो उसके अगेंस्ट में जो फी चार्ज की जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, रिटर्न अटेम्प्ट फी बोलेंगे। ओवरड्राफ्ट हम कल के सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। ओवरड्राफ्ट मतलब मेरे बैंक में जो पैसे है उससे ज्यादा पैसे मैं विड्रॉल कर सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट फी। ठीक है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, और उसके अगेंस्ट में जो फी चार्ज की जाएंगी उसको हम बोलेंगे ओवरड्राफ्ट। उसके बाद लेंगे लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी हम किसे कहेंगे, लिक्विडिटी मतलब कितना लिक्विड मेरा फंड है, या फिर लिक्विडिटी मतलब मेरे पास कितना कैश अवेलेबल है, दैट इज लिक्विडिटी। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज अ मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कल ही मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग थी। ठीक है, मीटिंग मतलब मीटिंग का अनाउंसमेंट था, 2 दिन पहले उनकी मीटिंग थी, और कल उन्होंने जो मीटिंग के आउटकम थे वो पब्लिक को बताए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या किया जाता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है वो ये डिसाइड करती है कि जो भी इकोनॉमी में महंगाई है, या फिर इकोनॉमी के में जो भी स्लो डाउन है, उसको एडजस्ट करने के लिए कितने इंटरेस्ट रेट रहने चाहिए, कितना सप्लाई ऑफ मनी रहना चाहिए। ठीक है, कितने मार्केट में लिक्विडिटी रहनी चाहिए। ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर और सीआरआर ये डिसाइड करती है कि जिसके वजह से मार्केट की जो महंगाई है, या फिर मार्केट का जो स्लो डाउन है, अगर मार्केट में महंगाई अगर बढ़ती है तो महंगाई बढ़ने का जो ये रहेगा उसको रोकने के लिए पॉलिसी क्या करेंगी, लिक्विडिटी मार्केट की कम करेंगी, मतलब एसएलआर और सीआरआर बढ़ाएंगी, उसी के साथ रेपो रेट भी बढ़ाएंगी। ठीक है, तो ये जो भी है रेट रहेंगे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर और सीआरआर, इसको क्या करेंगी, बढ़ाएंगी, किस चीज के लिए, मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ाने के लिए, इन्फ्लेशन कम करने के लिए। ठीक है। दूसरा, अगर इन्फ्लेशन ऑलरेडी कम है और बहुत स्लो डाउन मार्केट में डिमांड नहीं है, मार्केट में लोग पर खर्चा नहीं कर रहे, तो उसके लिए क्या करेंगी, ये सारे के सारे इंटरेस्ट रेट कम करेंगे। ठीक है, तो कम करेंगे तो क्या होगा, अगर इंटरेस्ट रेट कम हुए तो क्या होगा, लोग लोन लेके लेंगे और उसको मार्केट में खर्चा करेंगे, तो उसकी वजह से क्या करेगा, ग्रोथ बढ़ेगा, मार्केट का डिमांड बढ़ेगा, और इकोनॉमी रनक पे आएंगे। ठीक है, तो इकोनॉमी स्लो डाउन अगर हो गई तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट कम किया जाएगा, और मार्केट में अगर महंगाई बढ़ी तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो डिसीजन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर 2 महीने में लेता है। ठीक है, ज्यादातर टाइम में नो चेंज रहता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम्स अगर इकोनॉमी में महंगाई बढ़ रही है, या फिर स्लो डाउन है बहुत ज्यादा, इकोनॉमी में डिमांड नहीं है, जॉब्स नहीं है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है, उस डिसीजन को हम क्या बोलेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, जो क्या कौन लेंगी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लेंगी। उसके बाद प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी हम किसे कहेंगे, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिक मनी। ठीक है, तो अभी अभी मॉनेटरी पॉलिसी में हमने बोला रिवर्स रेपो, रेपो और एसएलआर और सीआरआर। ठीक है, तो सीआरआर का मतलब क्या है, दैट इज द कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, अब कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, ठीक है, एक बैंक है, एक बैंक ने लोगों से 100 करोड़ के डिपॉजिट्स लिए हैं। ठीक है, 100 करोड़ के डिपॉजिट लिए हैं, उसमें से कुछ डिपॉजिट उनको क्या करना पड़ता है, रिजर्व बैंक में रखना पड़ता है। ठीक है, तो 100 करोड़ के सारे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, सारे के सारे करंट अकाउंट को लेकर उन्होंने क्या कर लिया, लोगों से एक 100 करोड़ के डिपॉजिट कलेक्ट कर लिया, तो उसमें से कुछ पैसा उसको कहाँ रखना पड़ेगा,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रखना पड़ेगा एज अ सेविंग अकाउंट करके, या फिर एज अ करंट अकाउंट, जो भी तरह का उनको अकाउंट मेंटेन करना है वहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रखना पड़ेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैश रिजर्व रेशो बोलेंगे। ठीक है, तो जो पैसा हर एक बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रखना पड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैश रिजर्व रेशो बोलेंगे। ठीक है, दैट इज द CRR। और वो आज के डेट में कितना है, वो है 4.5%। ठीक है, तो लोगों से अगर 100 करोड़ रुपए ले लिया, वो फिर करंट अकाउंट में रहो, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में रहो, सेविंग अकाउंट में रहो, उससे कोई मतलब नहीं। सारे के सारे डिपॉजिट को ऐड करके 100 करोड़ रुपए बैंक, किसी बैंक ने, फिर चाहे गवर्नमेंट बैंक हो, कॉर्पोरेट बैंक हो या कॉर्पोरेटिव बैंक हो, तो उन्होंने ले लिया, उसमें से 4.5 करोड़ रुपए उसको क्या रखना पड़ेगा, रिजर्व बैंक में रखना पड़ेगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कैश रिजर्व रेशो बोलेंगे। ठीक है, और उसके उसको क्या बोलेंगे, कैश रिजर्व रेशो बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद रहेगा CRR। ठीक है, दैट इज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो दूसरा रहेगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो आज के डेट में कितना है, 18% का है। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हम किसे बोलेंगे, जो पैसा बैंक को खुद के पास रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एज अ कैश या फिर कैश इक्वलेंट में रख सकते। ठीक है, तो एज अ लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, भाई आपको 100 करोड़ रुपए लोगों ने दिए, अगर लोग वापस मांगने आ गए तो, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ पैसा कहाँ रखना पड़ेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रखना पड़ेगा। उसको हम क्या बोलेंगे, कैश रिजर्व रेशियो बोलेंगे, कैश रिजर्व रेशियो बोलेंगे, CRR बोलेंगे, कैश रिजर्व रेशियो। लेकिन आपको अगर लोग पैसे वापस मांगने आ गए तो उनको आपको पैसे वापस देना पड़ेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो कितना आज के डेट में 18%। ठीक है, तो जो पैसा रिजर्व बैंक में रखना पड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैश रिजर्व रेशियो। और जो खुद के पास रखना पड़ेगा बैंक को, उसको वो किसी को लोन नहीं दे सकती, उसको हम क्या बोलेंगे, SLR बोलेंगे। तो जो खुद के पास पैसा रखेगा वो कैश में रखेंगे क्या, नहीं, कैश में नहीं रखेंगे। कैश में रखा तो भी चल देगा, लेकिन कैश में रखेंगे तो उसका इंटरेस्ट कहाँ से मिलेगा, आपने बैंक में पैसा जमा कर दिया तो कस्टमर को तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। बैंक अपने पास कैश रखेगा उसको तो वो पैसा कहाँ से आएगा, उसलिए वो कहाँ पर लग सकते हैं, वो कैश या फिर कैश इक्वलेंट। ठीक है, जिसमें जो मनी मार्केट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जा सकता है, ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, गोल्ड में इन्वेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, दैट इज अ कैश और कैश इक्वलेंट जिसको हम बोलते हैं, तो उस फॉर्म में रखना पड़ेगा, दैट इज अ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। ठीक है, उसके बाद रहेगा बेसिस पॉइंट। ठीक है, बेसिस पॉइंट हम किसे कहेंगे, बेसिस पॉइंट मतलब जो भी परसेंटेज से पैसा ये बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या कम होगा, उसको हम बोलेंगे बेसिस पॉइंट। 1% मतलब 100 बेसिस पॉइंट। ठीक है, 1% मतलब कितना कितना हो जाएगा, 100 बेसिस पॉइंट हो जाएगा। तो अगर अगर आप RBI पॉलिसी देखोगे तो उसमें आपको ये हमेशा दिखा जाएगा कि इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज बाय 25 बेसिस पॉइंट, मतलब पौन 1 पाव%। ठीक है, 0.25%। 50 बेसिस पॉइंट मतलब ½ %। अभी क्या रेट रेपो रेट चल रहा है, रेपो रेट अभी चल रहा है 6.5% का। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 25 बेसिस पॉइंट से रिजर्व कैश रेपो रेट कम कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 6.25 हो जाएगा। ठीक है, 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1%। उसके बाद रहेगा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मतलब जो भी कैपिटल गेन मतलब जो भी प्रॉफिट आपको हुआ, ठीक है, अपने बैंक में आपने कोई शेयर्स को, दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, आपने किसी शेयर को 100 रुपए में खरीदा, 120 में बेचा, तो जो 20 रुपए रहेगा वो क्या हो गया, आपका कैपिटल गेन हो गया। उसके बाद रहेगा डेटर। डेटर इज अ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दैट ओन मनी टू द बैंक और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। डेटर हम किसे कहेंगे, अगर मैंने बैंक से कुछ लोन लिया तो मैं क्या हो गया, डेटर हो गया। ठीक है, बैंक क्या हो गया, बैंक क्रेडिटर हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा ज्वाइंट अकाउंट। ज्वाइंट अकाउंट मतलब जो भी मेरा सेविंग अकाउंट है वो मैं अलग अलग ज्वाइंट होल्डर के नाम से कर सकता हूँ। तो मैंने मेरे वाइफ के साथ में ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया तो उसको हम क्या बोलेंगे, ज्वाइंट अकाउंट बोलेंगे। एनुअल परसेंटेज यील्ड। एनुअल परसेंटेज यील्ड मतलब दैट इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट जो मुझे किसी इन्वेस्टमेंट में एनुअली मिलेगा। ठीक है, तो 4 साल के लिए मैंने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया था, वो तो उसमें एनुअल कंपाउंडिंग रिटर्न मुझे कितना मिला, उसको हम क्या बोलेंगे, एनुअल परसेंटेज यील्ड बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद बैंक एम्बोसमेंट। बैंक एम्बोसमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बैंक एम्बोसमेंट के बारे में आपको पता रहना चाहिए। बैंक एम्बोसमेंट मतलब जो अथॉरिटी कंप्लेंट्स हैंडल करेंगे।
ठीक है। अ बैंक एम्बोजमेंट इज अथॉरिटी टू लुक इनटू द कंप्लेंट इफ इन केस अदर मोड ऑफ कंप्लेंट हैव वर्क आउट फॉर द कस्टमर। ठीक है। तो बैंक एम्बोजमेंट वो रहेगा कि अगर किसी इन्वेस्टर किसी कस्टमर को बैंक के केस में कुछ कंप्लेंट है तो वो बैंक एम्बोजमेंट में कंप्लेंट कर सकता है। उसके बाद रहेगा क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग के बारे में हमने डिस्कस किया है, दैट इज सिविल स्कोर। ठीक है। या फिर क्रेडिट रेटिंग जो भी किसी क्वालिटी को रेट करेंगी। ठीक है। उसके बाद माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो स्मॉल लोन प्रोवाइडेड टू द पुअर और अर्बन रूरल एंड सब अर्बन पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन ऑर्डर टू हेल्प देम राइज देयर इनकम लेवल इज नोन एज द माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस मतलब ऐसे एरियाज को लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनीज जो स्मॉल है, छोटे इंटरप्रेन्योर्स है, छोटे एरियाज में कामकाज करते हैं, ऐसे एरियाज में काम करने वाले लोन प्रोवाइड करने वाले कंपनीज को हम क्या बोलेंगे, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज बोलेंगे। मोबाइल बैंकिंग, सबको पता है मोबाइल बैंकिंग क्या होता है, तो उसको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। ठीक है। कुछ कंसेप्ट, दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे यहाँ पर रह गए, दैट इज द रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। हमने डिस्कस तो किया है लेकिन उसको हमने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट मॉनेटरी पॉलिसी में केस में दो रेट अनाउंस किए जाते हैं। दैट इज द रेपो रेट। रेपो रेट मतलब अगर बैंक को पैसे लेने की जरूरत पड़ी, ठीक है, बैंक को कुछ 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए पैसे, बैंक को किस पैसे का शॉर्टफॉल पड़ गया, तो बैंक क्या करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जा सकती है, उनको बोल सकती है कि मुझे 4 महीने के लिए पैसे की जरूरत है, आप मुझे लोन प्रोवाइड करो। ठीक है। तो जो रेट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को पैसे प्रोवाइड करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेपो रेट बोलेंगे। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमने बोला था मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है। लेकिन रेपो रेट क्या होगा वो हमने डिस्कस नहीं किया। मतलब अगर मैं कोई एचडीएफसी बैंक है, तो एचडीएफसी बैंक के तो लाखों ट्रांजैक्शन चलते रहते हैं। अब एचडीएफसी बैंक को 100 करोड़ रुपए की जरूरत हो गई। ठीक है। कोई कस्टमर एकदम से पैसा निकालने आ गया, 100 करोड़ रुपए उसने विड्रॉल कर लिया, तो बैंक का जो एसएलआर है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है या फिर कैश रिजर्व रेशियो है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, वो डिफरेंट आ गया। ठीक है। उसमें कुछ तफावत आ गई, कुछ कम पड़ गया, तो बैंक क्या करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोलेगा कि आप मुझे 100 करोड़ का लोन दे दो। तो जो लोन पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेपो रेट बोलेंगे। ठीक है। मतलब जो नेशनलाइज बैंक या फिर कमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट बैंक जिस इंटरेस्ट रेट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, रेपो रेट बोलेंगे। वो किस तरह से लिया जाता है, वो सिक्योरिटीज बेच कर लिया जाता है। ठीक है। तो बैंक क्या करेंगी, कुछ सिक्योरिटीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बेचेंगी और उसके अगेंस्ट में लोन्स लेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेपो रेट बोलेंगे। ठीक है। अगर रिजर्व बैंक को पैसे लेने की जरूरत पड़ी तो, ठीक है, अगर बैंक के पास एक्सिस फंड रखा हुआ है और वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी देना चाहती है, जैसे कि कैश रिजर्व रेशियो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रखना पड़ेगा, तो उसके अगेंस्ट में कुछ इंटरेस्ट मिलेगा क्या, हाँ उसके अगेंस्ट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज द रिवर्स रेपो। ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इंडिया अगर बैंकों से पैसे लेंगी तो उस केस को हम क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो बोलेंगे। और बैंक अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेपो बोलेंगे। बैंक जो पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेंगी उसको हम बोलेंगे रेपो रेट। रेपो रेट आज के डेट में है 6.5%, 6.5% का। ठीक है। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों से लेता है तो उस केस में रिवर्स रेपो वो कितना है, 3.35%। ठीक है। तो लगभग आधे के आसपास है। ठीक है। तो 6.5 का आधा होता है 3.25, लेकिन 3.35 है। ठीक है। तो बैंक के पास एक्सेस पैसा है, उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रखना है, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 3.35%। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेना है तो 6.5%। ठीक है। तो रेपो रेट हम किसे कहेंगे, जो इंटरेस्ट रेट से रिजर्व बैंक से पैसा लिया जाएगा बैंकों का, और रिजर्व बैंक को पैसा देना है तो क्या रहेगा, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। तो दैट इज अ मॉनेटरी पॉलिसी। और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये दो ही रेट क्या रहेंगे, डिसाइड करेंगे कि इंटरेस्ट कितना, किस कस्टमर को कितना इंटरेस्ट देना है। तो एफडी पे कितना इंटरेस्ट देना है, या फिर लोन पे कितना इंटरेस्ट देना है, होम लोन पे कितना इंटरेस्ट देना है, तो इस तरह का डिसीजन कहाँ पर रहेंगे, ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पे ही डिपेंड रहेंगे। ठीक है। तो ये रहेंगी पूरे के पूरे बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज और हमारा चैप्टर नंबर 2। तो कौन से टर्मिनोलॉजीज आपको यूजफुल हो सकती है किसी बैंक में काम करते करते वक्त,
जो भी ये पीपीटी आपको हमारे एप्स में अवेलेबल है, इसमें के जो भी कंसेप्ट हमने सीखे हैं वो आपको फर्दर एक्सप्लोर करते रहना पड़ेगा। ठीक है, ये जितने भी कंसेप्ट हमने देखे यहाँ पर, इसमें के सारे कंसेप्ट आपको आपके जॉब में डेफिनेटली काम में आएंगे। हर एक कंसेप्ट के साथ आपका नॉलेज आपको रहना चाहिए, हर एक कंसेप्ट आपको पता रहना चाहिए, और बहुत सारे कंसेप्ट जो हमने डिस्कस किए उसके ऊपर आपको एग्जाम जो रहेगा, इंटरव्यू रहेगा, इंटरव्यू में बहुत सारे कंसेप्ट आपको पूछे जा सकते हैं। कि अगर आप इंटरव्यू को जाते हैं तो आपको ये सारे कंसेप्ट का नॉलेज रहना चाहिए, इसमें से कोई भी कंसेप्ट आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। जैसे कि हमारा रोज का ये डिसाइडेड है कि आखिर के 5 मिनट आपको क्वेश्चन आंसर को दे जाते हैं, और उसमें आपके माइक को अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आपको माइक को अनम्यूट करने की परमिशन दे दी गई है। आपको जो भी क्वेश्चन है वो या तो आप माइक को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, या फिर आप अपने चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन आया है, सर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीएलआर के फ्लक्चुएशन से कस्टमर पे क्या इम्पैक्ट होता है? ऑब्वियसली इम्पैक्ट क्या होगा, जो मेरा सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में मेरा जो इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर मैंने बैंक में एफडी करके रखा है, एफडी पे जो भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अगर रेपो रेट बढ़ता है या फिर रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है, तो जो मेरा एफडी बैंक में करके रखा हुआ है उस पर अगर पहले 5% का इंटरेस्ट मिलता था, तो रेपो रेट बढ़ने के बाद 5.5% का मिलेगा। ठीक है, रेपो रेट कम होने के बाद 4.5% का मिलेगा। अगर मैंने बैंक से होम लोन लिया है, रेपो रेट जब मैंने बैंक से होम लोन लिया था उस वक्त रेपो रेट था 4.5% का। ठीक है, तो कोरोना के टाइम पे वक्त अगर किसी ने अगर होम लोन लिया है तो उस वक्त रेपो रेट कितना था, 4.5% का था। ठीक है, उसके बाद रेपो रेट क्या हो गया, बढ़ गया, 6.5% हो गया। तो जो होम लोन 7% से बैंक प्रोवाइड करता था, आज के रेट में वो 9% से प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जितना रेपो रेट बढ़ेगा उसके वजह से मुझे जो एफडी पे इंटरेस्ट मिलने वाला है वो भी बढ़ेगा। उसी के साथ साथ उसी के साथ साथ जो मेरा लोन का इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, स्पेशली ये फर्क पड़ता है होम लोन्स के लिए, या फिर जो लॉन्ग टर्म फ्लोटिंग रेट वाले लोन रहेंगे उसके लिए। तो होम लोन, कार लोन, ठीक है, जितने भी है लैब, इसके सबके जो इंटरेस्ट रेट रहेंगे वो क्या रहेंगे, बढ़ेंगे। उसके वजह से अगर मेरा ईएमआई पहले 15,000 आता था तो बाद में 17,000 हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्ट रेट चार्ज किए जाएंगे मेरे इस पे बोले तो फिक्स डिपॉजिट पे या फिर सेविंग अकाउंट पे, करंट अकाउंट पे, सब कुछ बढ़ेगा। और जो मुझे ने लोन लिया है उस पे का भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये फर्क मेरा किस पे रहेगा, ये फर्क मुझे इसमें पड़ेगा। ठीक है, तो रेपो रेट अगर बढ़ता है तो मेरा एफडी का रेट भी बढ़ेगा और मेरा लोन का रेट भी बढ़ेगा। रेपो रेट कम होता है तो एफडी का रेट भी कम होगा और जो मैंने लोन लिया है बैंक से उसका रेट भी कम होगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन आया था किसी के तरफ से, किसी श्रेयस के तरफ से। तो थैंक यू श्रेयस फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। सबसे एक्सपेक्टेड है कुछ ना कुछ एक तो भी क्वेश्चन आप पूछते जाइए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप यू ऑल एंजॉयिंग वाचिंग दिस सेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग। हम मिलेंगे हमारे कल के सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।